नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर में शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का स्थानांतरण। यह हम देखते हैं दोस्तों, ये न्यूज़ में क्यों है, किस लिए है। न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जो है लक्षद्वीप जो है वो केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है और वहाँ के लक्षद्वीप में रहने वाले जितनी जनसंख्या उसकी बोली भाषा भी सामान्यतः मलयालम है, जो केरल की भी भाषा है। तो अभी जो है वहाँ पर एक नए प्रशासक की नियुक्ति हुई है, उनका नाम प्रफुल्ल खेड़ा है। ये प्रफुल्ल खेड़ा जी जो है कुछ वहाँ पर संशोधन किए हैं, कुछ नए नए कानून लाए हैं। उन्होंने सबसे पहले तो किया है कि कोविड को जो मानक संचालन प्रक्रिया था उसके तहत एक जो है नियम लाए हैं और उसको लागू किए हैं, जिसे लेकर संशोधित कर दिए हैं और उसको लेकर भी विरोध है। और भी इन लोगों ने गुंडा अधिनियम अभी तक वहाँ पर लागू नहीं था, गुंडा अधिनियम लागू कर दिए हैं तथा टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पे जो है वो वहाँ की सड़कों को चौड़ी करने की बात कर रहे हैं। अब सड़कें चौड़ी कैसे होंगी, वहाँ पर मछुआरे सड़कों के किनारे बसे हुए हैं तो उनकी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा। ये इन मतलब कि ये प्रशासक जो प्रफुल्ल खेड़ा पटेल जी हैं, इनके इस निर्णयों के बाद जो है वहाँ पर विद्रोह होने लगा, विद्रोह मतलब विरोध होने लगा और बहुत सारे याचिकाएँ जो हैं केरल हाई कोर्ट में दर्ज की गई। जब ये कि इसके दर्ज किए गए तो वहाँ के प्रशासक जो हैं उन्होंने ये निर्णय ही ले लिया कि हम जो हैं मतलब कि लक्षद्वीप के क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को केरल से बदल करके कर्नाटक में ला दिया जाए। तो ये रहा है मुद्दा। अब क्या है, मुद्दा आता है कि भाई किसी भी हाई कोर्ट के जो है क्षेत्राधिकार को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए कानून जो है वो किया जा सकता है संसद के कानून के द्वारा बनाया जा सकता है, ऐसा संविधान में कहा गया है। संविधान के आज के मतलब अनुच्छेद 241 में ये कहा गया है कि संसद विधि द्वारा किसी भी क्षेत्र को किसी भी हाई कोर्ट के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अंतर्गत ला सकती है या कहीं पर स्थापना कर सकती है हाई कोर्ट का किसी क्षेत्र के लिए, ये बात कही गई है। उसी में इसी का जो है अनुच्छेद 241 के 4 का जो सब आर्टिकल 4 है उसमें ये कहा गया है कि कोई मतलब कि संसद जो है कि मतलब कि किसी कानून के द्वारा संसद के इस अधिकार को कम नहीं कर सकती कि वो जो है क्षेत्र में परिवर्तन कर सके या कहीं पर स्थापित करने को नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें मुद्दा आता है कि अगर मान लीजिए अगर ये चेंज कर दिया जाए तो इससे क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी। तो कुछ चुनौतियाँ भी आएंगी अगर क्षेत्राधिकार चेंज कर दिया जाए। पहली चुनौती तो ये आएगी कि सबसे ज़्यादा बोली भाषा लक्षद्वीप में बोलने वाले लोग हैं, मलयालम हैं। तो ये समस्या आएगी कि फिर वो कर्नाटक में कन्नड़ भाषा कैसे समझेंगे, ये प्रथम चुनौती हो जाएगी। दूसरी बात हो जाएगी दूरी का, केरल से लक्षद्वीप की दूरी जो है वो कम है, 400 किलोमीटर है, जबकि वही कर्नाटक से लक्षद्वीप की दूरी जो है 1000 किलोमीटर से ऊपर हो जाती है। ये चुनौती हो गई। दूसरी चुनौतियाँ ये हो जाएंगी कि कोई सीधा मार्ग नहीं है, ये 3 चुनौती। चौथी चुनौती ये हो जाएगी कि जो भी पेंडिंग में केसेस पड़े हुए हैं केरल में, तो वो जो है फिर वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने में राजकोषीय समस्या भी होगी, राजकोषीय पैसे भी अधिक लगेंगे, भार होगा। और पांचवी समस्या ये हो जाएगी कि उनको वहाँ पर ले जाने के बाद उन केसों को हल करना और उनका समाधान करना भी एक चुनौती हो जाएगी। ये छठी हो गई। ये इस तरह कुछ जो है दिक्कतें होंगी या चुनौतियाँ इस तरह की आएंगी दोस्तों। तो ये रहा पहला। दूसरा भी न्यूज़ में है, हमारा टॉपिक है जम्मू कश्मीर में परिसीमन, डिलिमिटेशन कमीशन इन जम्मू कश्मीर। इसमें ये न्यूज़ में क्यों है, इसलिए है कि 6 मार्च 2020 को जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक नए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और जबकि अब उसमें चुनाव होने की ऐसी संभावना निकाली जा रही है कि वहाँ पर चुनाव कराया जाए, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले परिसीमन कर दिया जाए क्षेत्रों का। अब सवाल उठता है कि परिसीमन क्या है। तो परिसीमन जो होता है उन क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण की प्रक्रिया है। जो भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं उसकी सीमा कहाँ तक होगी, उसी की निर्धारण प्रक्रिया को जो संपन्न करती है उसको क्या बोलते हैं, परिसीमन आयोग बोलते हैं। परिसीमन आयोग क्या संविधान में है, तो हाँ ये जो है संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि प्रति 10 वर्ष पे जब जनसंख्या
जनगणना की जाएगी तो उसके पश्चात जो है परिसीमन का प्रावधान किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 170 में ये कहा गया है कि प्रदेशों के लिए भी प्रदेशों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का जो है परिसीमन समय पर जनगणना के पश्चात किया जाएगा। ये हो गया, इसमें संवैधानिक प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट मुद्दा आता है कि परिसीमन अधिनियम। फिर इसके लिए क्या हुआ, 2002 का परिसीमन अधिनियम बनाया गया है। उस परिसीमन अधिनियम के आधार पर जो है परिसीमन आयोग का समय समय पर गठन किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं परिसीमन आयोग क्या है। परिसीमन आयोग जो है वो सामान्यतः 3 सदस्यीय जो है एक आयोग है, जिसमें उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज या तो रिटायर्ड जज हो सकते हैं। दूसरा मुख्य निर्वाचन आयोग। तीसरा जो होते हैं मुख्य निर्वाचन आयोग, या वो किसी को नियुक्त भी कर सकते हैं। तीसरे जो होते हैं जिस भी जिले क्षेत्र का बनाया जाता है उस क्षेत्र के या उस राज्य के जो है निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो ये हो गए इसमें मतलब कि परिसीमन आयोग का संगठन हो गया। अब इसमें क्या है, प्रक्रिया क्या है। ये जो है प्रक्रिया में सबसे पहले कि परिसीमन आयोग के लिए जो है इसके प्रावधान होते हैं, जो इसका सलाह होती है वह एक कानून के समान होती है और इस कानून को जो है किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं की जा सकती, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। वो जो बोल दिया वो एकदम फाइनल और ट्रुथ होता है, उसको किसी आधार पे जो है कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। इसका एक वजह है कि मान लिया कोर्ट में लाया जाए तो ऐसे परिसीमन का तो क्षेत्र में विवाद होता रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र अपने लाभ के लिए करते रहेंगे। राजनीतिक हस्तक्षेप को बचाने के लिए इस प्रावधान को किया गया है दोस्तों। तो ये हो गया। इसका गठन कौन करता है इसको जान लीजिए। इसका गठन जो है संसद के कानून परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार के आधार पर किया जाता है। इसका गठन जो है केंद्र सरकार करती है और इसमें सदस्यों के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कौन कौन होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चमगादड़ में निपाह वायरस के प्रति एंटीबॉडीज को पाया गया है। जैसा कि आपको पता होगा कि निपाह वायरस सामान्यतः चमगादड़ से होने वाला एक फैलने वाली बीमारी है। यह 2018 में भारत में जो है केरल राज्य में देखी गई थी। और अगर इस निपाह वायरस की बात करें तो इसको सबसे पहले जो देखा गया था वो 1998-99 के वर्ष में देखा गया था। वो भी सिंगापुर और मलेशिया में मिली थी। वो वहाँ पर जो है वो सुअर, बिल्ली, कुत्ता, बकरी, भेड़ जैसे पशुओं को शुरू में वे देखी गई थी। ये एक वायरस है जो जूनोटिक है। जूनोटिक मतलब जीवों से इंसानों में होने वाला जो बीमारी होती है उसको आप जूनोटिक बोलते हैं। ये होगा निपाह वायरस के बारे में। आगे देखते हैं कि ये भी जो है ICMR मतलब इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च जो है यह और नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिल करके जो है एक रिसर्च कंडक्ट किए हैं। उस रिसर्च में ये पाया गया है, ये महाबालेश्वर जगह है। ये कहाँ पर है, ये जो है महाराष्ट्र में महाबालेश्वर पहाड़ी है। वहाँ की गुफाओं में कुछ ऐसे चमगादड़ थी जिसमें पाया गया कि उन चमगादड़ों में जो है निपाह वायरस के प्रति एंटीबॉडी था। ये हुआ न्यूज। और दूसरी बात ये क्या होता है दोस्तों, ये हो गया। देख लेते हैं कि आगे क्या ये फैलता कैसे है। ये सामान्यतः जो है पशुओं के साथ साथ इस समय वर्तमान में ज़्यादातर जो है ये बैट मतलब कि चमगादड़ों के मल मूत्र लाल से फैलता है। या जब वो फलों को खाती हैं, चमगादड़ सामान्यतः फलों खाती हैं तो फलों में उनकी लाल फलों में आ जाते हैं, उसके माध्यम से भी निपाह वायरस का प्रसार होता है दोस्तों। इसके लक्षण क्या क्या हैं। और इसके सामान्यतः लक्षण बुखार होता है, सर दर्द होता है, नींद आती है, भटकाव होता है, मानसिक भ्रम, कोमा में भी लोग चले जाते हैं, संभावित मृत्यु होती है। इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की भी समस्या जैसी ये लक्षण देखे गए हैं। इसके लिए रोकथाम की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें अभी तक कोई टीकाकरण नहीं है और इसका जो है गहन देखभाल ही इसका बेहतर उपाय है, गहन देखभाल के माध्यम से। अगला टॉपिक पे दोस्तों देखते हैं तो निष्ठा कार्यक्रम है। निष्ठा क्या है, यह जो है दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। वो शिक्षक और प्रधानाचार्यों के प्रशिक्षण के लिए है। शिक्षक और प्रशिक्षण कार्यक्रम है, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें के माध्यम से टीचर्स और प्रिंसिपल्स जो प्राइमरी स्तर के हैं उनका प्रशिक्षण किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य सिंपल साधारण से है कि प्राथमिक स्कूलों की
गुणवत्ता सुधारना, उसमें जो है शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और शिक्षा परिवेश को बेहतर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अभी न्यूज़ में क्यों है दोस्तों? न्यूज़ में इसलिए है कि अभी जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय और एनसीईआरटी ने मिल करके जनजातीय क्षेत्रों के बालकों के विकास के लिए, उनके अध्ययन को बेहतर बनाने के लिए एकलव्य आवासीय योजना चलती है। तो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय और एनसीईआरटी ने मिल करके जो है एकलव्य विद्यालयों के टीचरों के लिए या उनके शिक्षकों के बेहतर उनके क्षमता निर्माण के लिए जो है निष्ठा कार्यक्रम पे क्या किए हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। ये हुआ न्यूज, काम करने के लिए सहमति जताए हैं दोस्तों। निष्ठा कार्यक्रम के बारे में जान लीजिए। निष्ठा कार्यक्रम एक जो है यह एकीकृत शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो स्कूलों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य की निर्माण करता है, उसका क्षमता निर्माण। इसका और भी जो उद्देश्य है वो मुख्यतः है कि छात्रों में आलोचनात्मक सोच विकसित करना, शिक्षकों को प्रेरित करना और प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रधानाध्यापकों की क्षमता का निर्माण करना जो है निष्ठा का मुख्य उद्देश्य है। अगर इसकी विशेषताओं में देखा जाए दोस्तों तो ये सबसे बड़ी विशेषता ये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए है। दूसरा यह एक राष्ट्रीय अभियान है, शिक्षा परिणामों में सुधार करने के लिए है। ये जो है 2019-20 में शुरू किया गया था, समग्र शिक्षा अभियान के तहत इसको किया गया था। यह जो है केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र योजनाएं दो तरह की होती हैं, एक होती है केंद्र प्रायोजित और दूसरी होती है केंद्रीय क्षेत्रक। केंद्र प्रायोजित का मतलब होता है कि जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की हिस्सेदारी हो, और केंद्र क्षेत्रक का मतलब जिसको सेंट्रल सेक्टर भी बोलते हैं केंद्र क्षेत्रक को, इसका मतलब होता है कि 100% केंद्र के द्वारा ही उसका वित्तीय अनुदान दिया जाए। और केंद्र प्रायोजित को इंग्लिश में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड बोलते हैं, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों की सहभागिता होती है। अनुपात अलग अलग होता है उनके वित्तों का, वित्त मतलब धन का। ठीक, अगर इसके बारे में देखा जाए इसका कार्यान्वयन कैसे आधार पर किया जाता है, जो ये निष्ठा प्रोग्राम है, तो इसके कार्यान्वयन के लिए जो है रिसोर्स पर्सन और स्टेट रिसोर्स पर्सन होते हैं, यह जो होते हैं निष्ठा कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। सवाल उठता है कि रिसोर्स पर्सन और स्टेट रिसोर्स पर्सन कौन है, क्या है? तो ये रिसोर्स पर्सन्स होते हैं वह जो है राज्यों के द्वारा चिन्हित किए गए विशेष प्रशिक्षक होते हैं, जिनको राज्य चिन्हित करते हैं। अब ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं, आयोजित करवाते हैं, और जो शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं वो होते हैं नेशनल रिसोर्स पर्सन्स होते हैं, जो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं। प्रशिक्षकों को क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्स पर्सन बोलते हैं। यह नेशनल रिसोर्स पर्सन्स जो होते हैं वह राष्ट्रीय रिसोर्स पर्सन राष्ट्रीय प्रशिक्षण शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के द्वारा जो है चिन्हित किए हुए विशेष प्रशिक्षक होते हैं। जो निष्ठा कार्यक्रम है इसको करने के लिए क्या अपेक्षित, क्या परिणाम की बात की गई है, क्या उद्देश्य रखा गया है, तो इसमें जो उद्देश्य की बात की गई है वो जो है सीखने के परिणाम को बेहतर करना उद्देश्य है इसका, कक्षा परिवेश का जिससे निर्माण किया जा सके, ये इसके अपेक्षित परिणाम में आते हैं। परामर्शदाता शिक्षकों को जो है मतलब विद्यार्थियों के परामर्शदाता के रूप में विकसित करना, जिससे जो है छात्रों की सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के प्रति शिक्षक सतर्क हो सके। ये सब अपेक्षित परिणाम को ध्यान में रखने के ये योजना शुरू की गई। और क्या रखा गया है इसमें? ये क्या कला को अध्यापन कला के रूप में विकसित करने के लिए शिक्षकों के इसका उद्देश्य है। आगे है छात्रों के समग्र विकास के लिए एक बेहतर परिवेश के निर्माण, स्वस्थ और सुरक्षित स्कूल के परिवेश निर्माण, और आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एकीकरण किया जा सके, तथा तनाव मुक्त स्कूल आधारित मूल्यांकन को विकसित करने के लिए जो है इसका एक अपेक्षित परिणाम रखा गया। अपेक्षित मतलब कि उम्मीद की जाती है कि ऐसा परिणाम हमको मिलेगा। नेक्स्ट अगर टॉपिक पे बात करें दोस्तों, अगला टॉपिक है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए ड्रोन सर्वेक्षण के अनिवार्यता। न्यूज़ में ये है कि अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने एक आवश्यक अधिनियम में नियम लागू किया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जो परियोजनाएं होंगी उनकी रख रखाव विकास, निर्माण और संचालन होगा। उसके लिए जो है ड्रोन के माध्यम से वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।
ये हो गया न्यूज। अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी तो कहीं रखा जाएगा ना, तो उसको रखने के लिए जो पोर्टल है उसको लेक डेटा या डेटा लेक बोलते हैं। लेक मतलब कौन सी, लेक मतलब झील वाली लेक, याद रखिएगा, डेटा लेक की में रखा जाएगा। यह एक पोर्टल है जहाँ पर इन सारे डाटा को इकट्ठा करके रखा जाएगा। दोस्तों इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इससे फ़ायदा क्या क्या होंगे, है ना। ड्रोन के लिए तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद समझ रहे होंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि सबसे बड़ी बात की पारदर्शिता बढ़ेगी, एकरूपता बढ़ेगी और नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाने में ये मदद करेगी अगर किया जाएगा। दूसरी बात, मान लीजिए मुकदमे या कोई ऐसी बातें होती है तो विसंगति और सुधारों की जाँच करने में महत्वपूर्ण होगा। भौतिक निरीक्षण के समय अगर इसका उपयोग किया जाएगा वीडियो, तो ये आसानी हो गई, आसानी से भौतिक निरीक्षण किया जा सकता है। बहुत समय समय पे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सड़क निर्माण को, इसको लेकर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, तो इन विवादों के समाधान के लिए जो है ये साक्ष्य के रूप में भी काम करेगा। ये भी फायदा होगा। विवाद समाधान प्रक्रिया में ये मध्यस्थों निर्णयों सुनाने में भी मददगार होगा। दूसरी बातें होंगी कि जो संभावित जोखिम होगी उसकी माप करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, जिससे सर्वेक्षण तकनीक का बेहतर से बेहतर उपयोग किया जा सकता है। अब जो होता है इसका डेटा लेक के बारे में अगर हम थोड़ा सा जान जाएं दोस्तों तो अच्छा होगा। डेटा लेक जो इसका है वो एक राष्ट्रीय पोर्टल है। यह क्या है, यूनिक क्लाउड आधारित है। क्लाउड मतलब इंटरनेट पे सारे स्टोरेज इकट्ठा होंगे। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ऑपरेटेड होगा, संचालित होगा। बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। अगला देखा जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है ये क्या है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था और यह जो है एक सांविधिक मतलब स्टैट्यूटरी संस्था है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI जिसको आप बोलते हैं दोस्तों। ये याद रख लीजिएगा क्योंकि पीसीएस में अक्सर ऐसे संस्थाओं के बारे में पूछता रहता है। अगला देखा जाए कि ये जो है जो NHAI है वह राजमार्गों के विकास, संरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए इसका गठन किया गया था, 1988 में किया गया था। अब राजमार्ग परियोजना को पूरा करने के लिए और उसको संचालित करने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई थी। वो जो है 1998 में शुरुआत की गई थी। उस परियोजना का नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना। अगला दोस्तों देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। तो ये क्या होते हैं, सामान्यतः राजमार्ग दो प्रकार के होते हैं इंडिया में। एक होता है राज्य राजमार्ग या राजमार्ग, दूसरा होता है राष्ट्रीय राजमार्ग। जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उसका निर्माण, वित्त पोषण, रख रखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य राजमार्गों का जो है निर्माण, वित्त पोषण, रख रखाव वो राज्यों के द्वारा किया जाता है और इसका जो निर्माण होता है वह राज्य लोक निर्माण विभाग के द्वारा सामान्यतः किया जाता है। इसके लिए दोस्तों कुछ संवैधानिक प्रावधान भी हैं। क्या ऐसी बात है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए, तो देखा जाए हाँ, इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए प्रावधान भी हैं। पहली बात कि राष्ट्रीय राजमार्ग आप किसे कहते हैं, तो इसको जो है संसद के कानून के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को घोषित किया जाता है। ये जो होते हैं इसका जिक्र जो है अनुच्छेद 257 में भी मिलता है। अनुच्छेद 257 के 2 आर्टिकल में ये बात कहा गया है कि राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के जो भी चीज़ें होंगी उसको केंद्र सरकार के अंतर्गत रखी जाएंगी। तो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें। सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का गठन किया गया है राष्ट्रीय राजमार्गों के संचालन के लिए। ये भी एक तरह से प्रावधान है। 2013 में जो है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और स्थानांतरण के लिए 2013 का कानून है, जिसके अंतर्गत जो है ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाता है, मुआवजा और पुनर्वास दिया जाता है दोस्तों। अब जो है इन अधिग्रहण के संबंधित जानकारियां या भूमि से संबंधित जानकारियों के लिए जो है राजमार्ग के लिए भूमि रास पोर्टल की मतलब शुरुआत की गई है। ये भूमि रास पोर्टल जो है इस पर भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया डिजिटल के माध्यम से संपन्न की जाती है। किस पे, भूमिरास पोर्टल पे। नेक्स्ट दोस्तों अगर देखा जाए तो अगला है हरित राजमार्ग। 2015 में एक नीति लाई गई, उस नीति का नाम हरित राजमार्ग नीति 2015 या इसको दूसरे और भी नाम बोलते हैं हरित राजमार्ग वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण एवं रख रखाव नीति 2015। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे रहने वाले किसान विभिन्न समुदाय, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन एवं सरकारी भागीदारी के माध्यम से जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास क्षेत्रों में हरियाली फैलाना और इनको कम करना। तो दोस्तों इस प्रकार ये आज हमारा आज का करंट अफेयर रहा।
दोस्तों, अगर आप इस चैनल को कर्मयोगी सिविल सर्विसेज को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। एक बात और दोस्तों, इसके जो है PDF आप ज़रूर से ज़रूर डाउनलोड कर लिया करिए। PDF बहुत ही मेहनत से बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है दोस्तों। इस PDF से आप रिविज़न करने में हेल्प कर लेंगे दोस्तों। आज का मतलब कि कल की वीडियो लेट हो गई, आज पड़ रही है दोस्तों, और आज की वीडियो भी आज ही डालेंगे, तो इसके लिए क्षमा, एक लेट हो गया। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।